नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल में। आज अपने चर्चा करेंगे फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के बारे में। फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री में सबसे पहले अपने टॉपिक उठाएंगे पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में एक या दो क्वेश्चन फिक्स है अपना आएगा ही आएगा यहाँ से। तो आज अपन डिटेल में चर्चा करेंगे कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, अपने जो आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अपन चर्चा करेंगे आज पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। ये आपका ये जो टॉपिक आपका पीजी का टॉपिक है, यानी आपका एमएससी का टॉपिक है। लेकिन यदि आपने बहुत अच्छे से इसका समझ लिया तो यहां से एक या दो क्वेश्चन आते हैं अपने फर्स्ट ग्रेड में। तो सबसे पहले तो ये जो आपका है वो फर्स्ट ग्रेड की केमिस्ट्री का टॉपिक है। फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का टॉपिक है, सॉरी, फर्स्ट ग्रेड की केमिस्ट्री का टॉपिक है। टॉपिक का नाम अपना पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है। लगभग एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म है, एक से दो क्वेश्चन यहां से आते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे? एक से दो क्वेश्चन, कई बार दो क्वेश्चन भी आते हैं, दो से भी ज्यादा देखे गए एग्जाम में। लेकिन आप मान के चलना दो क्वेश्चन यहां से आते हैं, अच्छा खासा वेटेज है। एक एक क्वेश्चन का अपने पोस्टमार्टम करेंगे, कहां से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूं। सिलेबस अपने यहां पे लिखा हुआ है, देखो सिलेबस आपको मैं बता देता हूं। इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। सिलेबस में आपका लिखा हुआ है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। दूसरी आपका सिलेबस में दिया हुआ है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तीसरी आपका दिया हुआ है सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस। इसके साथ में और भी कुछ दे रखा है क्या? सिग्माट्रोपिक रिएक्शन में फोटो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन। आपको ऐसा मैटर देंगे, एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है बहुत ज्यादा वास्ट मैटर देंगे आपको, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैटर देंगे। अपनी जो एमएससी की बुक लगती है, जो प्रगति प्रकाशन की जगदम्बा सिंह की बुक लगती है, उससे अपने यहां से पढ़ेंगे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, जो आरपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरीसाइक्लिक के लिए वहां से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे कोई सा भी एग्जाम का आप क्वेश्चन उठा लेना, आप आराम से कर सकते हो। तो इसमें जो पैटर्न रहेगा, इसमें जो पढ़ाने का पैटर्न रहेगा, एक तो आपका प्रगति प्रकाशन की जगदम्बा सिंह की बुक पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ और भी मैटर होगा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मैटर भी अपने पास पढ़ेंगे। उसके बाद में जैसे ही आपका टॉपिक, एक कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है, कोई भी आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, इस टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में पीवाईक्यू करेंगे, क्लासरूम में ही करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे। और जितने भी बुक में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, बुक के क्वेश्चन करेंगे। चार चीज पढ़ेंगे। क्या पैटर्न रहेगा? अपने जो एमएससी की जो बुक लगती है आपकी जगदम्बा सिंह की, ये स्टैंडर्ड बुक है। इससे अच्छी बुक आपके मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी आपको आरपीएससी की तैयारी करने के लिए। उसके बाद में उसका एक्स्ट्रा कुछ मैटर ऐसा अपने को लगा कि यदि इसमें मैटर अपना सफिशिएंट नहीं है तो अपन कुछ एक्स्ट्रा मैटर भी अपने पढ़ेंगे यहाँ से, कोई अलग बुक से। वो मैं बुक मेरे पास पढ़ी है। तो अपने यदि आपको ऐसा लगे कि पेरीसाइक्लिक अपने, हालांकि लगभग 80 to 85% यहां से कवर हो जाएगा, 15% के लिए आपको अलग से बुक पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, जैसे आपने इलेक्ट्रोसाइक्लिक आप पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोसाइक्लिक जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद में जितने भी आरपीएससी में आए हुए पीवाईक्यू है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे अपना सेट का एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे अपना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, सभी के पीवाईक्यू अपने इसमें करेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, जितने अपने प्रगति प्रकाशन में नए क्वेश्चन दे रखे हैं जो पीछे के साइड में, अपन एक एक क्वेश्चन उनको करेंगे। इसके अलावा अपने खुद की जैसे डीपीपी वगैरह होगी तो अपन डीपीपी का भी इसमें साथ साथ में क्वेश्चन वगैरह करेंगे। ये अपने को, ये अपना पैटर्न रहेगा। एक एक चीज को आपको पोस्टमार्टम करेंगे, बहुत शानदार तरीके से आपको समझाएंगे। तो आज अपने सबसे शुरुआत करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है। तो देखो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आते हैं।
जैसे आपने SN2 मैकेनिज्म पढ़ी थी, SN2 मैकेनिज्म क्या होती है? SN2 मैकेनिज्म में एक बॉन्ड फॉर्म होता है, दूसरा बॉन्ड आपका टूटता है, यानी ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का बॉन्ड टूट के प्रोडक्ट बनता है आपका। देखा होगा एक साथ बनता है, उसी टाइम आपका जैसे प्रोडक्ट आपका बन रहा है उसी टाइम आपका रिएक्टेंट टूट रहा है, उसके बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। सेम वैसे ही पेरीसाइक्लिक में होती है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म। तो ये कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा होगा? तो आप बोलोगे कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म के द्वारा होगा, यानी कंसंट्रेट साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलेंगे? अपन पेरीसाइक्लिक बोलेंगे। तो लिखो भैया आप कंसंट्रेटेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आपको पेरीसाइक्लिक का मीनिंग पता होना चाहिए। यहां अपने दो वर्ड पढ़ेंगे, एक आपका कंसंट्रेट मैकेनिज्म, एक तो आपका ये वाला हो गया कंसंट्रेट मैकेनिज्म, एक आपका आ गया साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इनका मीनिंग है? तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कंसंट्रेट मैकेनिज्म। इसका क्या मीनिंग है? देखो भाई, इसका मीनिंग ये है कि जैसे ही आपका कंसंट्रेट का मतलब यदि आपका रिएक्टेंट का बॉन्ड टूट रहा है उसी टाइम सेम टाइम पे आपका प्रोडक्ट का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो लिख सकते हो आप में इसका मीनिंग इसमें रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटता है, रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटता है तथा उसी टाइम प्रोडक्ट, उसी टाइम ऐसे लिख सकते हो टाइम को, उसी टाइम प्रोडक्ट का बॉन्ड फॉर्म होता है, प्रोडक्ट का बॉन्ड फॉर्म होता है। उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे कंसंट्रेट मैकेनिज्म। ठीक है, इंग्लिश में मैं आपको लिखवा देता हूं, रिएक्टेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन, रिएक्टेंट bonds are broken and reactant bond are broken and product bonds are formed and product bonds are formed at the same time, product bonds are formed at the same time in the cyclic transition state, same time with transition state। थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वालों आपको भी साथ में लेके चल रहे हैं, अपने ये चाह रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे हिंदी मीडियम का हो इंग्लिश मीडियम का, उसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो इसमें रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटता है और उसी टाइम प्रोडक्ट का बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, reactants bond are broken and products bond are formed at the same time with the cyclic transition state। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उसमें बॉन्ड्स आपका रिएक्टेंट वाला टूटेगा और प्रोडक्ट वाला आपका बॉन्ड फॉर्म होगा। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं कैसे बनेगा। देखो इस टाइप की आपने खूब सारी रिएक्शन पढ़ी होगी, ऐसे आपने खूब सारी पढ़ी होगी। देखो ये वाला आपका बॉन्ड इधर बनेगा, ठीक है, उसके बाद में ये बॉन्ड इधर बनेगा और ये बॉन्ड आपका इधर बनेगा। तो देखो मैं मान लेता हूं इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 कार्बन हो गया, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर। तो देखो ये 5 6 1 2 3 और ये 4। अब देखो इसमें आप देखोगे तो ये पूरा साइक्लिक शिफ्ट किसका है? पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। आपने देखा होगा सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं एक दूसरी जगह। और ये एक मजे की बात, ये देखो इसमें कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं बने, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। जैसा ये है तुरंत आपका ये सब बन जाएगा, जैसे आपका कार्बोकेटाइन बनना, कार्बेनाइन बनना, कार्बिन बनना, ऐसा कोई यहाँ पे फंडा नहीं है। डायरेक्ट आपका क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा। अब ये बॉन्ड यहां से यहां जा रहा है, उसी टाइम सेम टाइम पे ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और उसी टाइम ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा। तो देखो 2 और 3 के बीच में एक पाई बॉन्ड बन जाएगा।
2 और 3 के बीच में एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये रहा 1 और 6 के बीच में बॉन्ड, 5 और 6 के बीच में जो पाई बॉन्ड था वो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद सिंगल बॉन्ड रहेगा, बिल्कुल सर ये सिंगल बॉन्ड रहेगा। इसके बाद देखो 3 और 4 के बीच का पाई बॉन्ड टूट के 2 और 3 में चला गया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एक बात आपको समझ में आ गई, रिएक्टेंट से डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट से आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा विदाउट एनी ट्रांजिशन, विदाउट एनी इंटरमीडिएट। सबसे पहली बात ये समझ में आनी चाहिए, वो आपका हो गया कंसंट्रेट मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं कंसंट्रेट मैकेनिज्म। 2 नंबर इसकी प्रॉपर्टी थी साइक्लिक, 2 नंबर पे देखो इसको अपन लिखे थे साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा था, साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मीनिंग है, आपने ये देखा होगा पूरे में क्या होता है, पाई बॉन्ड का मोमेंट होता है। क्या होता है, पाई बॉन्ड का मोमेंट होता है। तो आप लिख सकते हो साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग होती है। तो आप वैसे इंग्लिश वाले ऐसे भी लिख सकते हैं, इन द पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस शिफ्टिंग ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स अकर्स। आप लिख सकते हो इंग्लिश में लिखना चाहो तो, इन द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, इन द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन shifting of pi electrons are occur। ये लो भाई, ये आपका जो दो मेन वर्ड थे, क्या मीनिंग होता है इसका, ये आपका पेरिसाइक्लिक का आपको मीनिंग समझ में आ गया। मेरे हिसाब से मीनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोल रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें रिएक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, पाई इलेक्ट्रॉन का मोमेंट होता है। बिल्कुल सही बात है। अब कुछ एग्जांपल देखेंगे अपन, कुछ एग्जांपल देखेंगे, उसके थ्रू आपको ज्यादा समझ में आएगी। देखो एग्जांपल एक तो आपको मैंने बता ही दिया, दूसरा एग्जांपल आपको इस टाइप की भी रिएक्शन दिखेगी, यहाँ पे इस टाइप की भी रिएक्शन दिखेगी। यहाँ पे आपको हो सकता है हीट मिल जाए, हो सकता है आपका एच न्यू मिल जाए, वो आपको आगे अपन कंडीशन पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन इसमें यूज होती है, किसके द्वारा ये रिएक्शन इनिशिएटिव की जाती है, किसके द्वारा ये रिएक्शन को स्टार्ट किया जाता है। तो इसमें हीट भी यूज कर सकते हैं और एच न्यू भी यूज कर सकते हैं। कब कौन सा यूज करना है वो आगे अपना पढ़ेंगे। देखो ये है आपका पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये बच्चा जानने लग गया कि इसकी शिफ्टिंग कैसे होगी। देखो शिफ्टिंग ऐसे होगी, यदि आपको इसको यहां लेके जा रहे हो तो इस वाले पाई इलेक्ट्रॉन को यहां लेके जाओ, इस वाले पाई इलेक्ट्रॉन को इन दोनों कार्बन के बीच में लेके जाओ। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 और 6। आप क्या करो 6 नंबर, देखो 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बन चुका है, तो टोटल 6 कार्बन वाला आप साइक्लिक यानी साइक्लिक क्या बना दोगे आप, साइक्लोहेक्सेन बना दिया आपने। अब देखो 1 और 6, ये रहा आपका 1, ये रहा आपका 6, यानी 2, 3, 4 और ये आपका 5। अब देखो 1 और 2 का जो पाई बॉन्ड है वो 2 और 3 में चला गया, यानी 1 और 2 वाला पाई बॉन्ड आपका 2 और 3 में चला गया। उसके बाद में 3 और 4 का पाई बॉन्ड 4 और 5 में शिफ्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब इस रिएक्शन में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, इस रिएक्शन में ये पूछा जाएगा आपको कि हीट कौन सी यूज करेंगे, एच न्यू कौन सा यूज करेंगे, क्यों करेंगे, कब एच न्यू यूज करेंगे, कब आपको हीट यूज करेंगे, इसका स्टीरियो केमिस्ट्री क्या बनेगा। ये आपको प्रोडक्ट देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री पूछते हैं कौन सी स्टीरियो केमिस्ट्री इस प्रोडक्ट में यूज की जाती है। ठीक है, तो ये आपका इसके अलावा एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं। इन रिएक्शन का भी एक एग्जांपल दिया हुआ है अपने, हालांकि ये अपने फर्स्ट ग्रेड में नहीं है तो अपने इसको नहीं करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये अपने फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, इन रिएक्शन अपने फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। अपन एक वैसे ही एग्जांपल और ले लेंगे। देखो ये आपका इस टाइप का रिएक्शन भी आती है,
ठीक है, या फिर इसमें हीट की प्रेजेंस में होगा, या फिर ये HNU की प्रेजेंस में होगा। देखो 1 2 3 और 4, ये बॉन्ड यहां जाएगा और ये बॉन्ड आपका यहां जाएगा। ये बॉन्ड 1 और 4 कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने में जाएगा, ये वाला बॉन्ड 2 और 3 कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने में जाएगा। तो देखो भाई इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ये देखो आपका साइक्लिक हो गया, 1 2 3 और 4 कार्बन बन गए। बिल्कुल, अब इसमें क्या कहीं पे भी डबल बॉन्ड आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये डबल बॉन्ड 1 और 4 के बीच में बॉन्ड बना रहा है, ये वाला डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बना रहा है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखो भाई, क्या यहां तक आपको समझ में आ गया? क्या ये अपने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, ये सारी अपने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के एग्जांपल है। इसमें अपन ये पढ़ेंगे कि कब कौन सी एनर्जी का सोर्स यूज करेंगे, इसके साथ साथ में पेरिसाइक्लिक में इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी, कौन सी रिएक्शन इलेक्ट्रोसाइक्लिक होती है, कौन सी रिएक्शन साइक्लो एडिशन होती है, इनके बारे में। इलेक्ट्रोसाइक्लिक में रिंग क्लोजिंग कौन सी होती है और रिंग ओपनिंग कौन सी होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे लिखो आप एनर्जी सोर्स, आप आगे लिखो एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स कौन कौन से यूज करेंगे? तो इसमें दो प्रकार के एनर्जी सोर्स यूज करते हैं। एक आपका होता है हीट, एक आपका होता है रेडिएशन, फोटो रेडिएशन, फोटो रेडिएशन जिसको बोलते हैं अपन HNU। तो आपको पूछ सकते हैं पूरी आपकी जो ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, इसमें आपको यदि आपका सोर्स के रूप में कोई बात करे तो दो प्रकार के सोर्स इसमें यूज होंगे, हीट और आपका कौन सा दूसरा, इसको थर्मल हीट भी बोल सकते हैं। हीट की जगह आपका थर्मल हीट भी आ सकता है और फोटो रेडिएशन भी आ सकता है। तो इन दोनों में से कौन सी कंडीशन अपने लिए सुटेबल है, उसके अकॉर्डिंग अपन एनर्जी सोर्स डिसाइड करते हैं। आगे देखो, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो आपका स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। इसके आप लिख सकते हो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, reactions are stereospecific। इससे आप आइडिया लगा सकते हो, ये स्टीरियोस्पेसिफिक ये होगा यदि आपका प्रोडक्ट देख के, इसमें क्या होता है, इसमें रिएक्टेंट को देखते ही प्रोडक्ट डिसाइड हो जाता है। रिएक्टेंट को देखते ही प्रोडक्ट डिसाइड हो जाता है, देखते ही प्रोडक्ट डिसाइड हो जाता है, डिसाइड हो जाता है। यही आपका स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। यानी आप जैसे ही रिएक्टेंट को देखोगे आपका तुरंत दिमाग में आ जाएगा इसमें सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा। यानी आपने जैसे ही रिएक्टेंट देखा, रिएक्टेंट देखते ही आपके दिमाग की बत्तियां चमक जाएगी, बत्तियां जल जाएगी, आपको पता चल जाएगा इसमें रिएक्टेंट ये है तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। जैसे आपका यदि रिएक्टेंट ई है, इसमें अपन एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, यदि आपका एग्जांपल में ई दिया हुआ है या फिर आपका जेड दिया हुआ है, ठीक है, या फिर आपका ई जेड दिया हुआ है या जेड ई दिया हुआ है, तो यहां यदि आपका सिस बनेगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा यहां पे आपका ट्रांस बनेगा। ये आपके एग्जांपल के तौर पे है। आगे कैसे एक्चुअल रिएक्शन कैसे होती है वो मैं आगे बताऊंगा। ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपने प्रोडक्ट में ई देख लिया या जेड देख लिया, सपोज करो यदि ये सिस है तो ये ट्रांस होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये ट्रांस है या फिर ये ट्रांस है, तो फिर ये आपका क्या आ जाएगा, सिस आ जाएगा। ये आपका सिस है तो ट्रांस होगा, ये ट्रांस है तो आपका सिस आ जाएगा। क्या ये बातें समझ में आई? क्या ये बातें आपकी समझ में आई? क्या बहुत अच्छी क्लास चल रही है, शानदार तरीके से अपनी क्लास चल रही है। अपन इसको जैसे ही इस रिएक्शन में इसके कैरेक्टराइज पूरे होते हैं उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी में किस प्रकार के आने की संभावना, सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखें अपने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की प्रॉपर्टीज, आगे पढ़ेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की प्रॉपर्टीज। तो आप लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। अपन थोड़ा सा आपको लग सकता है कि भी सर भाई आपका कोई मैटर छूट ना जाए, आपको ऐसा भी लग सकता है कि सर मैटर ना छोड़ दे, तो अपनी बुक को पास में लेके पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज आपकी बुक से कवर कराएंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए,
आपको हम चाहे किसी से करवाएं, आपके एक तो दिमाग में सही तरीके से छपना चाहिए। दूसरी बात, आपके जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन यदि आपके लिए सही है तो फिर दी बेस्ट है। फिर ये जो मैटर है आपका दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ मैटर होगा यदि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और यदि मैंने सब कुछ करवा दिया, यदि आपके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, इसका मतलब दुनिया के लिए ये जो मैटर आपका दुनिया का सर्वश्रेष्ठ की जगह सबसे खराब मैटर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है एक्टिवेशन, एक नंबर पे इसमें आता है एक्टिवेशन। इस रिएक्शन को एक्टिवेट कैसे किया जाता है, रिएक्शन को एक्टिवेट कैसे किया जाता है, तो आपको पता है कि एक्टिवेशन कैसे करते हैं सर। एक्टिवेशन हम कैसे करते हैं भाई एक्टिवेशन, तो सर एक्टिवेट इस पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को थर्मल हीट यानी डेल्टा या एच न्यू के द्वारा एक्टिवेट की जाती है। हाँ भाई, ये बात समझ में आई क्या? एनर्जी सोर्स का बात कर रहे हैं। एक्टिवेशन का मतलब एनर्जी सोर्स कौन सा यूज करेंगे अपन। एनर्जी सोर्स यहाँ पे क्या यूज करेंगे, या तो थर्मल हीट यूज करेंगे या फिर आपका कौन सा यूज करेंगे, आपका एच न्यू की जगह आपको यूवी लाइट भी दे सकता है। आपको क्या दे सकता है, एच न्यू की जगह यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, या यूवी लाइट, ऐसा नाम भी आ सकता है जिसके ब्रैकेट में आपका आ सकता है एच न्यू। क्या इसको इंग्लिश में करवाने की जरूरत थोड़ी ना, सीधा सीधा आपको पता चल पा रहा है कि इसमें कौन कौन सी आपको एनर्जी सोर्स के रूप में यूज किया जा सकता है। तो आप बोलोगे इसमें कौन कौन से यूज किया जा सकता है सर, या तो इसमें हीट यूज किया जाएगा या फिर इसमें एच न्यू यूज किया जाएगा। एक बात और ध्यान में रखना भाई, कुछ रिएक्शन स्पेसिफिक होती है, हीट की प्रेजेंस में वो हीट के साथ रिएक्शन जाएगी, यदि उसमें एच न्यू दे दिया जाए तो आपका ये रिएक्शन इनिशिएट नहीं हो सकती। तो आप लिख सकते हो कुछ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन दोनों, कुछ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हीट व एच न्यू दोनों की प्रेजेंस में होती है, दोनों की प्रेजेंस में होती है। कुछ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हीट व एच न्यू दोनों की प्रेजेंस में होती है, जबकि कुछ रिएक्शन केवल हीट या केवल एच न्यू की प्रेजेंस में ही होती है, यानी आपकी हीट वाली रिएक्शन एच न्यू में नहीं होगी, और एच न्यू वाली अर्थात जो रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होगी, जो रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होगी, वह एच न्यू की प्रेजेंस में नहीं होगी, वह एच न्यू की उपस्थिति में या एच न्यू की प्रेजेंस में नहीं होगी, और यही आपका वाइस वर्सा होगा, एंड वाइस वर्सा। क्या ये बात समझ में आई क्या? ये जो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या ये बातें समझ में आ रही है क्या? ये बोल रहा कुछ रिएक्शन तो ऐसी होगी आपकी जो हीट की भी प्रेजेंस में हो सकती है, और आपका एच न्यू डालोगे तो एच न्यू की प्रेजेंस में आ जाएगी। हाँ, ये बात अलग है, हीट की प्रेजेंस में उसका प्रोडक्ट अलग बनेगा, एच न्यू की प्रेजेंस में उसका प्रोडक्ट अलग बनेगा। लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शन भी हम पढ़ेंगे जो यदि हीट है तो हीट की प्रेजेंस में होगी, यदि आपने एच न्यू दे दिया तो रिएक्शन नहीं स्टार्ट होगी, या फिर एच न्यू की प्रेजेंस में होनी है तो एच न्यू की प्रेजेंस में ही होगी, आपके हीट की प्रेजेंस में नहीं होगी। ये वाइस वर्सा का मीनिंग ये है, वाइस वर्सा का मीनिंग जैसे ये लिखा नहीं, हीट की प्रेजेंस में होगी वह एच न्यू की प्रेजेंस में नहीं होगी, ऐसे ही वाइस वर्सा बोल रहा है जो एच न्यू की प्रेजेंस में होगी वो आपकी हीट की प्रेजेंस में नहीं होगी। ये आपका पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अपना पढ़ा है एक्टिवेशन। क्या पढ़िए? एक्टिवेशन प्रॉपर्टीज। एक बार के लिए मेरे हिसाब से आप साथ साथ में लिखते जाओ, ऐसी चीजें आप लिख लिया करो, एक आपके नोट्स पूरे कंप्लीट होने चाहिए। देखो फर्स्ट ग्रेड यदि आपको बनना, फर्स्ट ग्रेड बनना कोई भारी काम नहीं है, मैं खुद आपको पता है गेजेटेड ऑफिसर हूं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड बनने के लिए कुछ चीजें आपको जरूरी है। एक तो आपका खुद के नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। इन नोट्स को जैसे ही मैं अगली क्लास लूंगा तो ये नोट्स आपके दिमाग में छपने चाहिए, यहां तक कि आप इसको 2 या 3 बार बहुत अच्छे से रिवीजन करके आओ। उसके बाद में सारी चीजें आपको जो बेसिक्स डेवलप हो रहे हैं
पेरीसाइक्लिक ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल आपका बहुत ज्यादा टफ लेवल की एडवांस लेवल की केमिस्ट्री तुरंत स्टार्ट हो जाएगी, नहीं। एडवांस लेवल की केमिस्ट्री से जाने से पहले आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए। बेसिक आपके तभी क्लियर होंगे जब मैं ये आपको बहुत अच्छे से बेसिक करा रहा हूं। आप देख लेना कहीं भी, पूरे यूट्यूब पे देख लेना, कहीं देख लेना, आप इतना अच्छे से आपको इतना इजी तरीके से नहीं पढ़ाएंगे आपको। वो जो बंदे जो नेट की कोचिंग कराने लग जाते हैं, जैसे हो सकता है इन फ्यूचर अपन भी कराएं, लेकिन यदि कोई नेट की कोचिंग कराता है तो वो आरपीएससी की स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वो नेट की कोचिंग में बेसिक नहीं करवाते, सीधा वो अभी तक इतना कुछ नहीं करवाते, सीधा आपको तुरंत करवा देता है फर्टियर ऑर्बिटल क्या होता है, होमो क्या होता है, लूमो क्या होता है, यहां से रिएक्शन स्टार्ट करा देते हैं। लेकिन जो आरपीएससी है, आरपीएससी का जो पैटर्न है वो बेसिक क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है। तो मैं ये चाहता हूं कि एक एक चीज को आपके दिमाग में छपाते हुए चलो, ये चीजें कोई नहीं करवाता, लेकिन ये चीजें आपको आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी तो आप आगे नेक्स्ट चीजें कर पाओगे। तो इस चीज को आप नोट करो, आराम से तसल्ली से नोट करो। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे 2 नंबर रिएक्शन, 2 नंबर प्रॉपर्टीज। दो नंबर प्रॉपर्टीज, 2 नंबर प्रॉपर्टी अपनी क्या रहेगी, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में 2 नंबर प्रॉपर्टी देखो, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में पाई बॉन्ड इन्वॉल्व रहते हैं, पाई बॉन्ड इन्वॉल्व रहते हैं। ये भी आपको पूछ सकता है कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कुछ नहीं है, ये पाई बॉन्ड का ही गेम होता है, पाई बॉन्ड का ही गेम होता है। पूरा आपने देखा होगा ये पाई बॉन्ड का ही गेम होता है। पाई बॉन्ड आपका इधर से उधर ट्रांसफर करते रहते हैं। तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है, आपका पाई बॉन्ड इन्वॉल्व रहता है। थोड़ा सा आपका सही नहीं जा रहा तो अपने यहां से देखो, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में पाई बॉन्ड इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में पाई बॉन्ड इन्वॉल्व रहते हैं। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस, लिख सकते हो द पाई बॉन्ड इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, इन द रिएक्शन क्या होता है, द पाई बॉन्ड इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस। ये आपका पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की दूसरी प्रॉपर्टी आ गई। लिखो भाई, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में पाई बॉन्ड इन्वॉल्व रहते हैं, द पाई बॉन्ड इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस, ठीक है। इसके बाद में स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी फिक्स होती है, 3 नंबर पे आप लगा सकते हो, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कि यदि आपका कोई यदि एक प्रोडक्ट हीट की प्रेजेंस में सिस बना रहा है तो वो एच न्यू की प्रेजेंस में आपका क्या बनाएगा, ट्रांस बनाएगा। इसके एग्जांपल मैं करवा देता हूं, ये एग्जांपल बहुत अच्छे एग्जांपल है भाई। इन एग्जांपल को आपको देखोगे तो आपको पता चलेगा। आपके देखो एग्जांपल, बहुत अच्छे एग्जांपल है ये। तो मैं और आपको आगे कराऊंगा, लेकिन एक बार के लिए ये एग्जांपल देखो आप। इसमें ये देखो, ये आपको पहले पता होना चाहिए, ये जो डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में आपको जब मैं स्टीरियो केमिस्ट्री कराऊंगा तो वहां एक सीआईपी रूल लगता है। सीआईपी के रूल से आप डिसाइड करते हो कि कौन सा जेड होगा, कौन सा आपका ट्रांस ई होगा। देखो ये आपका डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। इन दोनों एटम में से हाइड्रोजन और CH3 में से अणुभार किसका ज्यादा, सर आप बोलोगे CH3 का ज्यादा, इसका ज्यादा। इसमें आप डबल बॉन्ड में देखोगे तो ये डबल बॉन्ड आपका इधर जा रहा है और ये आपका जो बड़ा ग्रुप है वो आपका इसके जस्ट अपोजिट जा रहा है। देखो ऐसे ही, और यदि आपका सेम साइड होगा तो ऐसा होगा, ये आपको सेम साइड होगा। यदि आपका ट्रांस होगा तो ऐसा होगा। ये ऐसे ही तो कुछ जा रहा है, एक आपके नीचे की तरफ जा रहा है, एक आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड के एक इस साइड जा रहा है, एक आपका इस साइड जा रहा है। ये बॉन्ड एक आपका इस साइड जा रहा है, एक आपका इस साइड जा रहा है। इसको बोलते हैं ट्रांस। तो इस ट्रांस को अपन क्या बोलते हैं, सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग इसको बोलेंगे अपन ई।
क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे। ठीक, आगे इसको देखो, इसमें भी ये देखो एक बॉन्ड ऊपर जा रहा है, एक बॉन्ड आपका नीचे जा रहा है, ये भी आपका ई आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखोगे आप, ये बॉन्ड ऊपर जा रहा है, ये बॉन्ड इधर जा रहा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, ये भी आपका ई आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये बॉन्ड भी नीचे जा रहा है, ये बॉन्ड भी नीचे जा रहा है, तो इसमें जेड आ जाएगा। क्या ये समझ में आया क्या? फिर देखो ये इधर जा रहा है, ये आपका इसके बिल्कुल अपोजिट जा रहा है, ये भी आपका ई आ जाएगा। क्या यहां तक बातें समझ में आई क्या? कैसे आपको ई और जेड डिसाइड करना है? ई और जेड बॉन्ड के सामने देखना है आपको, जो डबल बॉन्ड है उसके रेस्पेक्ट में देखना है। यदि दोनों बॉन्ड डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में दोनों सिंगल बॉन्ड सेम साइड हो, या ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, या ए साइड दोनों सेम साइड जाए, तो आपको उसको जेड बोलेंगे। जैसे इसको देखो, इसको आप देखोगे तो दोनों बॉन्ड नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसको जेड बोलेंगे। यदि एक अपोजिट जा रहा है, दूसरा उसके जस्ट अपोजिट जा रहा है, जैसे इनको देखो यहाँ पे क्या है, एक आपका इधर जा रहा है, जैसे एक इधर जा रहा है और एक आपका इधर जा रहा है, तो आपके दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनको बोलेंगे ट्रांस। ट्रांस के लिए अपन यूज करेंगे ई, सिस के लिए यूज होता है आपका जेड, और ट्रांस के लिए आपका यूज होता है ई। तो इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, मेरे हिसाब से अब आपने इतना बॉन्ड बनाना सीख चुके हो। देखो ये बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड इधर जाएगा और ये आपका बॉन्ड इधर जाएगा, तो यहां पे देखो 1 2 3 और 4 ही कार्बन है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तो उस कार्बन से अटैच है, ये आपका कार्बन में काउंट मत कर लेना इनको, ये आपका क्या है, 4 ही कार्बन है। ठीक है, ये आपके क्या है, सिर्फ 4 कार्बन इसमें है, ये आपका जेड है। ठीक, अब देखो 4 कार्बन का आप बना लो, 4 कार्बन का आप बना लो। उसके बाद में ये देखो इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। 1 और 4 पे, 1 और 4 पे क्या है आपका CH3 ग्रुप है, 1 और 4 पे आपका क्या है, CH3 ग्रुप है। एक आपका CH3 नीचे जाएगा, तो एक आपका वेज पे जाएगा, एक आपका डैश पे जाएगा, यानी ये आपका ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए आप निश्चित रहे, आपको एक एक चीज समझाएंगे। अभी के लिए ये पता होना चाहिए, देखो ये आपके हीट की प्रेजेंस में क्या बन रहा है, ट्रांस बन रहा है। इसी प्रकार इसमें आप देखोगे तो ये बॉन्ड आपका इधर जाएगा, ये बॉन्ड आपका इधर जाएगा, ये बॉन्ड आपका इधर जाएगा, और आपका एक 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी आपकी, एक 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। 1 2 3 4 5 और 6 बन जाएगा। एक 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो बॉन्ड, डबल बॉन्ड किस किस के बीच में आ रहा है सर, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। इसके बाद में सर 2 और 3 के बीच में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में आ रहा है, ये रहा 4 और 5 के बीच में आ रहा है। उसके बाद में 1 और 6, क्योंकि अपने यहाँ पे ये क्या है 1 और 6 आप इसके बिल्कुल पास में लेके रहोगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपका। 1 और 6 देखो ऐसे लेके चलोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये आपका 1 है, ये आपका 6, 2 3 4 और 5, इसमें ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो डबल बॉन्ड किस किस के रिस्पेक्ट में जा रहा है, सब 2 और 3 के बीच में आ रहा है, ये रहा। फिर आपका डबल बॉन्ड सर यहाँ से उठ के 4 और 5 के बीच में आ रहा है, ये रहा। अब देखो 1 और 6 के बीच में आपका यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है। इस बार दोनों CH3 ग्रुप या तो वेज पे जाएंगे या दोनों आपके डेस पे जाएंगे, हमने दोनों वेज पे भेज दिए। इसको अपन बोलेंगे सिस प्रोडक्ट, इसको अपन बोलेंगे सिस प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि दोनों CH3 सेम डायरेक्शन में है, दोनों CH3 आपके वेज पे है। इसका मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, इसको सिस बोलेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ आपका एक तो ऐसे जा रहा है, एक आपका नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हो गया, तो इसको अपन बोलेंगे ट्रांस प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस प्रोडक्ट। क्या ये बातें समझ में आई? क्या ये बातें समझ में आई? आप देखो एक तो हीट है और दूसरा भी हीट है, लेकिन यहाँ पाई बॉन्ड क्या है, सिर्फ 2 है। यहाँ पाई बॉन्ड कितनी है, 3 है। स्टीरियो केमिस्ट्री पूरी चेंज होगी। आपको ऐसा रट्टा नहीं मारना कि सर हीट आ गया तो सिस ही बनेगा या हीट आ गया ट्रांस ही बनेगा, नहीं। पाई बॉन्ड की यहाँ पे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। 2 पाई बॉन्ड आया है, हीट की प्रेजेंस में आपका ट्रांस बन गया। 6 पाई यानी 3 पाई बॉन्ड आ गया, 3 पाई बॉन्ड आते यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जिसको, ये आते ही आपका क्या हो गया, सिस बन गया। क्या ये बातें समझ में आई? क्या कितनी शानदार बात बोली आपको। तो ये आपके स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन मेरे हिसाब से आपको समझ में आनी चाहिए। पेरीसाइक्लिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन ही है। अब देखो ये वाला एग्जांपल सेम यदि सेम का सेम एग्जांपल ये एच न्यू में जाओगे आप, ये यदि सेम का सेम एग्जांपल आप एच न्यू में लेके चलोगे, इसको थोड़ा सा एक सेकंड के लिए, अब देखो ये सेम एग्जांपल यदि आपका एच न्यू में जाए,
ये 3 नंबर मैं आपको लेके जा रहा हूं, ये सेम का सेम। ये सेम आपका एच न्यू में जाए। देखो ये आपका 1 नंबर, ये आपका 2, 3, 4, 5 और ये 6, आपका क्या बनेगा, 6 मेंबर्ड एक रिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। ठीक है, वही सेम बात यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा। सिर्फ आपको देखने वाली बात ये है, यहाँ CH3 ऊपर होगा, यहाँ CH3 नीचे होगा, यानी आपका प्रोडक्ट बनेगा वो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा भाई, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। ये बात देखो, आप समझो इस बात को। आपने सेम लिया, यहां हीट लिया तो आपका सिस प्रोडक्ट मिला, यहां आपने एच न्यू लिया तो आपका प्रोडक्ट ट्रांस बन गया। यानी आप कंडीशन चेंज करते हो, जैसे ही आप कंडीशन चेंज करते हो, हीट की जगह ट्रांस करते हो, हीट की जगह एच न्यू करते हो, एच न्यू की जगह आप हीट करते हो, तो पूरी आपका पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है। जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। मेरे हिसाब से इससे अच्छा आपको क्या ही समझाऊं कि ये पूरी रिएक्शन आपके समझ में आ गई। पूरी रिएक्शन आपके समझ में आ गई कि हीट की प्रेजेंस में कौन सा प्रोडक्ट बनता है। आपको जरूरी नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना कि सर हीट आ गया तो हमेशा ट्रांस ही बनेगा। ये देखो हीट आ गया, सिस भी बन गया। ये देखो, ये फिक्स है कि यदि इस रिएक्शन में हीट के द्वारा सिस प्रोडक्ट बन रहा है, यदि सेम का सेम कंपाउंड एच न्यू की प्रेजेंस में चला जाए तो 100% आपका यहां यदि सिस है तो यहां ट्रांस होगा, यदि ये वाला ट्रांस होता तो ये वाला 100% आपका सिस प्रोडक्ट बनता। मेरे हिसाब से ये चीजें आपके समझ में आ गई। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में यदि सेम मटेरियल हो तो एक बार इसको नोट कर लो, एक बार इसको नोट करो, तब तक मैं आगे वाली अपने करते हैं। हाँ तो भाई नोट हो गया, नोट हो गया। आगे आगे एक चीज और अपन इसमें देखते हैं। अब एक चीज इसमें क्या देखते हैं, देखो भाई, सेम मटेरियल, सेम मटेरियल, सेम मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ हीट, फिर वही सेम मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, तो आपका प्रोडक्ट अलग अलग होगा, प्रोडक्ट की स्टीरियो आपकी अलग होगी। यदि ये सिस है तो ये आपका ट्रांस बनेगा, और ये यदि आपका ट्रांस है तो ये आपका सिस बनेगा। क्या यहां तक समझ में आया क्या? यदि आप सेम प्रोडक्ट को या सेम रिएक्टेंट लिख दो, मटेरियल की जगह ज्यादा अच्छा रहेगा, रिएक्टेंट लिखो आप, सेम रिएक्टेंट, फिर यहां पे भी सेम रिएक्टेंट, सेम रिएक्टेंट को आप यदि हीट की प्रेजेंस में करोगे तो आपको ये प्रोडक्ट सिस बनेगा। यदि वही रिएक्टेंट आपका एच न्यू की प्रेजेंस में जाएगा तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका ट्रांस होगा तो यहां पे आपका सिस प्रोडक्ट बनेगा। ये मेरे हिसाब से समझ में आ गई। आगे देखो चौथी बात, चौथी बात देखने से पहले देखो यहां पे मैंने एरो लगाए रखे। एरो का क्या मीनिंग है सर? एरो का मीनिंग होता है रिवर्सिबल। क्या मीनिंग होता है? रिवर्सिबल इन नेचर। क्या मीनिंग होता है? रिवर्सिबल इन नेचर। तो आप लिख सकते हो ये जो रिएक्शन होती है, आगे देखो कौन सी प्रॉपर्टी है, शायद 3 नंबर या 4 नंबर प्रॉपर्टी है, 4 नंबर प्रॉपर्टी। 4 नंबर प्रॉपर्टी आप क्या लगाओगे? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन रिवर्सिबल, रिवर्सिबल होती है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन रिवर्सिबल इन नेचर, यह प्रकृति में रिवर्सिबल होती है। एक ही बात है, रिवर्सिबल होती है। आप लिख सकते हो
इंग्लिश में वही सेम बात, आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर रिवर्सिबल इन नेचर। मेरे हिसाब से इसमें कोई ज्यादा इतना कोई आपको है नहीं कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। क्यों रिवर्सिबल होती है, एक एक चीज मैंने आपको समझा दिया, तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखो 5 नंबर, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा भाई इस बार, ये वाली चीज बहुत अच्छी। क्या मेरे को आप बताओ, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में क्या आपका क्या आपका इंटरमीडिएट बनता है कुछ? क्या आपका कार्बोकेटाइन बनता है? क्या आपका कार्ब एनाइन बनता है? कुछ नहीं बनता है साहब, कुछ नहीं बनता, सिर्फ पाई बॉन्ड का खेल है। इससे इजी रिएक्शन और क्या हो सकती है? इससे इजी रिएक्शन मेरे को तो लगता नहीं है कि इस पूरे अपनी जो केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री में इनसे इजी रिएक्शन होती है। क्या करना, पाई टक 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 टक, ये पाई इलेक्ट्रॉन, टक 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 ये इलेक्ट्रॉन, ये आपका शिफ्टिंग हुई, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। यानी इससे इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे इजी रिएक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, नया कार्बोकेटाइन बनता है, न कार्बेनाइन बनता है, तो न सॉल्वेंट का चक्कर, न पोलरिटी का चक्कर, कोई चक्कर नहीं होता, न कोई कैटलिस्ट वगैरह का चक्कर। तो आप लिख सकते हो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में कार्बोकेटाइन और कार्ब एनाइन वगैरह कुछ नहीं बनता, यानी इंटरमीडिएट कुछ नहीं बनता, जिसकी वजह से इसमें न सॉल्वेंट का प्रभाव पड़ता है, न पोलरिटी का प्रभाव पड़ता है, और न ही कैटलिस्ट का प्रभाव पड़ता है। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, कोई इंटरमीडिएट बोले तो कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन, कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन फ्री रेडिकल नहीं बनते हैं, नहीं बनते हैं, जिसके कारण क्या होगा भाई, जिसके कारण इन रिएक्शन पर पोलरिटी, सॉल्वेंट, कैटलिस्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर इन पे डिपेंड नहीं रहती है, प्रभाव नहीं पड़ता है, या इन पर डिपेंड नहीं रहती है, या इन पर डिपेंड नहीं रहती है। क्या ये बातें समझ में आई? क्या कुछ समझ में आ रहा है? क्या थोड़ा सा अपने इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, अब देखो, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा, जिस कारण इन पे अपन थोड़ा सा नीचे वाली लाइन को दोबारा लिखते हैं, ये पूरी सही तरीके से ज्यादा छोटी हो रही है, इसको एकदम सही तरीके से लिखते हैं। हाँ, जिसके कारण पोलरिटी, सॉल्वेंट और कैटलिस्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात इन पर डिपेंड नहीं होती है, इन पर डिपेंड नहीं करती है, भाई साहब सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि निम्न में से पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। यहां से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप मेरी बातों को गांठ बांध लेना, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और आप बोलोगे सर क्या हो गया, सर हमने कोशिश तो की थी लेकिन क्या करें, अब कुछ समझ ही नहीं आया। आप उस टाइम मेरे को याद करोगे, उससे अच्छा आप पहले ही ये 5 की 5 प्रॉपर्टी आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, 5 की 5 प्रॉपर्टी आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए। क्या सेट हुई? क्या कुछ
कुछ सेट हुआ क्या, ये सारी चीजें दिमाग में घुस गई। मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताई है। उम्मीद करता हूं कि इससे अच्छे तरीके से आपने पूरे YouTube पे देख लेना, कहीं नहीं मिलेगा। बहुत शानदार तरीके से एक एक चीज को खोल के बता रहे हैं। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा अपना लेक्चर 44 मिनट का गया, कोई ज्यादा लेक्चर नहीं गया। प्रॉपर्टीज अपनी खत्म हो चुकी है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की जो प्रॉपर्टी थी वो अपनी खत्म हो सकती है। अब अपन पढ़ेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की अवधारणा। अब अपन पढ़ेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की अवधारणा। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की अवधारणा। अवधारणा मतलब इनकी कौन कौन सी ऐसी थ्योरी आई थी जिसकी वजह से ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के प्रोडक्ट संभव हुए, ये पॉसिबल हुए। अपने को कैसे पता चलेगा, ऐसे हवा में तो पता चला नहीं कि ये देखा और ये प्रोडक्ट बनेगा। कुछ महान लोगों ने, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने क्या की, थ्योरी प्रपोज की, जिसकी वजह से अपन इनको देख के अपन बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ रहा होगा। थोड़ा सा ये टेढ़े जा रहे हैं, तो इसको अपन यहां से और इस यहाँ पे देखो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की अवधारणा। रिएक्शन की तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए, उन्होंने क्या की, अलग अलग अवधारणाएं दी। उन अवधारणा में 3 अवधारणाएं अपने जो पेरिसाइक्लिक की है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में अपने बात करेंगे। सबसे पहले सिमेट्री ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी आपको होमो और लुमो वाली अवधारणा दी गई थी। मैं आपको एक बार अवधारणा लिखवा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट अवधारणा है, यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। लिखा सकते हो आप, सिमेट्री ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल, सिमेट्री ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी आपका सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिमेट्री ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल, मोलिकुलर ऑर्बिटल की सिमेट्री के आधार पर, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोलिकुलर ऑर्बिटल की सिमेट्री के आधार पर, सिमेट्री के आधार पे एक अवधारणा दी गई थी। उसकी वजह से उसकी अवधारणा के आधार पे हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट बनाएंगे। तो वो अवधारणा किसने दी थी? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिमेट्री ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो आपको सर होमो और लुमो के बारे में यहां से पता चलता है, यहां से पता चलता है होमो एंड लुमो के बारे में, होमो एंड लुमो। तो ये जो अवधारणा है वो होमो लुमो अवधारणा है। कौन सी अवधारणा है? होमो लुमो की अवधारणा है। किसके द्वारा दी गई? तो ये सर अवधारणा दी गई थी, आप लिख सकते हो इसकी अवधारणा आर बी वुडवर्ड एंड किसके द्वारा दी गई थी? आर.बी. वुडवर्ड एंड आर होफमान के द्वारा, दी गई। तो आपको पूछ सकता है कि सबसे पहली जो सिमेट्री ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो किसने दी थी? तो आप बोलोगे सर आर.बी. वुडवर्ड एंड आर होफमान ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको इसी अवधारणा को अपन आगे बोलेंगे वुडवर्ड होफमान रूल। क्या बोलेंगे? वुडवर्ड होफमान रूल, वुडवर्ड होफमान रूल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से ही क्वेश्चन आएगा। देखो सिमेट्री ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सिमेट्री के आधार पे आप क्या करोगे? प्रोडक्ट बनाओगे। ठीक है, इस रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की सिमेट्री देखोगे, उसके आधार पे आपने क्या किया? आपने इस रिएक्शन को बताया कि किसकी प्रेजेंस में होगी, किसकी प्रेजेंस में नहीं होगी। तो ये होमो और लुमो की अवधारणा बोलते हैं इसको, या तो होमो लुमो अवधारणा बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं वुडवर्ड होफमान रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वुडवर्ड होफमान रूल। तो इसने क्या बताया? सबसे पहले ये बोला कि आपका ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट की आप सिमेट्री को मैच कर जाओ, एक का होमो यूज करना है, दूसरे का लुमो यूज करना है और वहां से प्रोडक्ट बना लो। तो ये जो अवधारणा है, यही अवधारणा है आपका वुडवर्ड होफमान रूल। आपने खूब सारी पढ़ी होगी कि आपने क्या करते हो, आप रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, एक का होमो लेते हो, दूसरे का आप लुमो लेते हो, इन दोनों का आप मिक्स करा देते हो और मिक्सिंग के बाद में आपका जो प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है ये कौन सी अवधारणा के आधार पर बनता है? तो आप बोलोगे सर वुडवर्ड होफमान रूल के हिसाब से बनता है।
आगे देखो भाई, 2 नंबर पे फुकाई की थ्योरी आती है। 2 नंबर पे आपकी जो फुकाई वाली थ्योरी है, 2 नंबर पे आपकी थ्योरी कौन सी आएगी? तो सर 2 नंबर पे आपकी थ्योरी आएगी फ्रंटियर ऑर्बिटल, फ्रंटियर ऑर्बिटल, फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल, फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल, फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल के आधार पर, के आधार पर, फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल के आधार पर ये किसने दी थी? तो सर ये के फुकाई ने दी थी, के फुकाई ने दी थी। इसको अपन बोलते हैं एफएमओ मॉडल। क्या बोलते हैं? एफएमओ मॉडल, एफएमओ मॉडल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एफएमओ थ्योरी बोलते हैं। इसको कौन सी थ्योरी बोलते हैं? फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल के आधार पे किसने दी थी? तो के फुकाई ने दी थी। ये इसको कौन से बोलते हैं? एफएमओ अप्रोच बोलते हैं। कौन सी अप्रोच बोलते हैं? एफएमओ अप्रोच बोलते हैं। 3 नंबर पे जो दी थी, 3 नंबर पे जो दी थी वो किसने दी थी सर? 3 नंबर पे दी थी हक्कल मोबियस, हक्कल मोबियस, हक्कल मोबियस यानी एचएम मेथड, एचएम मेथड और एचएम मेथड और पीएमओ मेथड। ये तीन थ्योरी थी। तो मेरे हिसाब से तीनों थ्योरी आपके समझ में आ गई। कौन कौन सी 3 थ्योरी थी? तो आप बोलोगे सर पहले आपके मोलिकुलर ऑर्बिटल की सिमेट्री के आधार पे थ्योरी दी गई थी, जिसमें होमो और लुमो के बारे में बताया गया। उसके बाद में 2 नंबर पे आपके फ्रंटियर ऑर्बिटल के आधार पे दी गई, जिसमें आपको एफएमओ अप्रोच लगाया गया। उसके बाद में आपने 3 नंबर पे हक्कल मोबियस मेथड दिया गया या इसको पीएमओ दिया गया। तो ये 3 थ्योरी आपकी दी गई थी, ये 3 थ्योरी आपकी दी गई थी। अब आपको इसमें आपने जब देखा होगा, इसमें जब आपने देखा होगा तो एक टर्म आपने देखी होगी होमो और लुमो। एक टर्म आपने क्या देखी थी? होमो और लुमो। क्या होता है होमो, किसको बोलते हैं लुमो, कैसे आपके सिमेट्री मैच करनी है, क्या कैसे करोगे आपको, तो इसके बारे में थोड़ी सी अपने चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा इसमें करेंगे, क्योंकि ये अपने सिलेबस में है और यही चीज है जो आपका पेरिसाइक्लिक में प्रोडक्ट बना सकता है। तो आप लिखो भाई होमो एंड लुमो, होमो एंड लुमो। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन इथीन का। पाई इलेक्ट्रॉन है क्या इसमें? बिल्कुल सर पाई इलेक्ट्रॉन है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, जितने कार्बन है उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ पे कितने कार्बन है? सॉरी यहाँ पे कितने कार्बन है यहाँ पे? तो यहाँ पे बोलेंगे सर 2 कार्बन है। कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है। तो यहाँ जो आपके 2 ऑर्बिटल बनेंगे, 2 आपका क्या बनेगा? एटॉमिक ऑर्बिटल। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। जितने कार्बन है उतने ही आपके एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं। यहाँ इथीन है, इथीन में कितने ऑर्बिटल बनेंगे सर? 2, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन से कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। या तो कार्बन से देख लो, या फिर आपने देखते हैं नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है सर? यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। जब पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो आपका यहाँ से ऑर्बिटल भी बनेगा, 2 ऑर्बिटल बनेगा। तो इसको देखो, ये आपका साइन 1 हो गया, ये आपका साइन 2 हो गया। कितने ऑर्बिटल बनेंगे सर? 2 ऑर्बिटल बनेंगे। एनर्जी बढ़ते हुए क्रम में इसकी एनर्जी जाएगी। अब अपने 2 इलेक्ट्रॉन बनने, हमें पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये इसको अपने ऑर्बिटल बोलते हैं। ये उपकोष है, ये क्या है? ये सर पी उपकोष है। कौन सा उपकोष है? पी उपकोष है। इसमें जो ये वाला डब्बा है इसको अपन क्या बोलते हैं? एक डब्बे को यहाँ पे ऑर्बिटल बोलते हैं। प्रत्येक एक डब्बे को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। इस डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं सर? 2 तो यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन। मेरे हिसाब से आपको ऑर्बिटल की थ्योरी समझ में आ चुकी है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब देखो यह जो होमो एंड लुमो है, इसका नाम देखो एक बार। होमो का नाम होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, और लुमो का आपका क्या नाम होगा? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, मोलिकुलर ऑर्बिटल। एक तो बोल रहे भाई साहब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, एक बोल रहे लोवेस्ट ऑक्यूपाइड। आप जब ऊपर जाओगे, आप ऊपर जाओगे तो आपको पता है एनर्जी बढ़ती है,
आपको पता है एनर्जी बढ़ती है। आप जैसे ही ऊपर जाओगे तो आपको पता है कि एनर्जी बढ़ेगी। इसका मतलब इसकी एनर्जी कम है, ये लोवेस्ट एनर्जी वाला है, ये इसके कंपैरिजन में हाईएस्ट एनर्जी वाला है। यानी आप ऊपर जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि आपको एनर्जी का यदि क्रम पूछ लिया जाए तो लोवेस्ट एनर्जी वाला कौन सा होगा, हाईएस्ट एनर्जी वाला कौन सा होगा। ये बात एक बार के लिए समझ में आ गई आपके। अब देखो अब क्या होता है, जहां इलेक्ट्रॉन, ये क्या बोल रहा है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, यानी जो भरे हुए, अधिकतम ऊर्जा वाले भरे हुए जो ऑर्बिटल होते हैं उसको होमो बोलते हैं। अब इनमें से भरे हुए इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? सर जब ये दो ही है तो इसमें क्या ही ऊर्जा देखनी, ठीक है। ये अकेला ही ऑर्बिटल भरा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये भरा हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो चाहे दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो इसको बोलेंगे हम होमो, इसको बोलेंगे होमो, ठीक है। और ये देखो ये खाली ऑर्बिटल है, मैं आगे एक एग्जांपल और दूंगा तब और ज्यादा समझ में आ जाए। ये आपका खाली ऑर्बिटल है, जिसमें खाली ऑर्बिटल है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरा हुआ, इसको बोलते हैं लूमो। लूमो, लूमो का मतलब लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन भरा हुआ नहीं होना चाहिए, कम एनर्जी वाला। आपके जैसे अभी यहाँ पे तो होमो एक है, लूमो एक है। जब खूब सारे ऐसे ऑर्बिटल हो जिसमें आपका दो ऑर्बिटल भरे हुए हो, तीन ऑर्बिटल खाली हो, तो उसमें आपको कंपैरिजन करना है। तो जो इसकी ऑर्बिटल, जो लास्ट वाला ऑर्बिटल भरा हुआ होगा वो तो होमो होगा, और जो कम एनर्जी वाला, सबसे कम एनर्जी वाला खाली ऑर्बिटल होगा वो आपका लूमो होगा। क्या ये बातें समझ में आई क्या? एक बार के लिए इसको नोट करो, उसके बाद में एक एग्जांपल और करवाएंगे, उससे आप क्लियरिटी आ जाएगी होमो और लूमो किसे कहेंगे। यदि आपने होमो और लूमो पर समझ लिया तो यूं मान के चलो आरपीएससी में कुछ हद तक आपका काम इजी हो जाएगा। मैं इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा आपसे, एक बार आप ये करो। आपके लिए खूब मेहनत चल रही है, आप निश्चित रहो। ऐसा कोर्स आपको पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको बेसिक से करवाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ एक एक चीज पे विशेष फोकस करवाएंगे, एक भी चीज नहीं छूटेगी। और ये गारंटी है जब आपने इतनी, मैं जो करवा रहा हूं इतना यदि आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो डेफिनेटली 100% आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आप चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो चाहे कोई से भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा लेना, आपको मजा आ जाएगा, आपके आराम से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। क्या होंगे? सारे क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे, ठीक है। आपका एथीन का हो गया। अब अपन पढ़ेंगे 135 ब्यूटाडाइन्स। तो आगे एग्जांपल देखो 135 ब्यूटाडाइन्स, एग्जांपल नंबर 2। 135 ब्यूटाडाइन, 135 कैसे हो सकता है? 13 ब्यूटाडाइन्स, 13 ब्यूटाडाइन, 13 ब्यूटाडाइन, ठीक है। एक बार इसकी स्ट्रक्चर देखो, ये आपकी स्ट्रक्चर है। इसको देखो 1 2 3 और 4, तो ये बोल रहा है 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है, देखो 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे डबल बॉन्ड है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी 13 ब्यूटाडाइन्स होगी। कितने कार्बन? सर नंबर ऑफ कार्बन कितने? यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मान लो या कार्बन मान लो, कितने हैं? सर 4 है। तो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल कितने होंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने होंगे? सर यहाँ पे 4 होंगे। चाहे आपका एटॉमिक ऑर्बिटल बोल दो आप, चाहे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल दो, कितने होंगे? 4 होंगे। देखो भाई कौन कौन से होंगे? साई 1, साई 2, साई 3, साई 4। कितने ऑर्बिटल होंगे? साई 1, साई 2, साई 3 और साई 4, 4 आपके ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन बनने? सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल पाई इलेक्ट्रॉन आपके 4 है। ये देखो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन आपके 4 है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आपको 4 पाई इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कैसे भरोगे? सर एक ऑर्बिटल में 2 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 ऑर्बिटल आपका भरा गया है। ये 2 आपके ऑर्बिटल भरे जा चुके हैं। इनको अपन क्या बोलेंगे? इनको 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल आपने भर चुके हैं, ठीक है। अब देखो जितने आपके सिमेट्री, एक बार मैं पीछे वाले में बता देता हूं, जितने आपके सिमेट्री है, कितने ऑर्बिटल है? 2, 2 का आधा कितना होगा? 1, 1। ये तो आपका होमो होगा, इसके ऊपर हमेशा लगाते हैं स्टार। अभी देखो इसमें देखो कितने ऑर्बिटल है? 4, 4 में से 2 पे नॉर्मल रहेगा, 2 पे आपका स्टार आएगा। क्यों? क्योंकि 2 आपका बॉन्डिंग होंगे, 2 आपके एंटी बॉन्डिंग होंगे। आप लिख सकते हो इसमें, क्योंकि हमें पता है जब मिक्सिंग होती है तो जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, जितने बीएमओ बनेंगे, उतने ही आपके क्या बनेंगे? एबीएमओ बनेंगे, एंटी। जितने आपके बीएमओ बनेंगे उतने ही आपके क्या बनेंगे?
एबीएमओ बनेंगे। दो आपके बीएमओ हैं तो दो ही आपके एबीएमओ हैं। तो नीचे वाले जो कम ऊर्जा वाले होते हैं वो बीएमओ होते हैं, जो ज्यादा ऊर्जा वाले होते हैं वो एबीएमओ होंगे। एबीएमओ को हम ज्यादा डिफरेंशिएट करने के लिए स्टार लगाते हैं। एबीएमओ को डिफरेंशिएट करने के लिए स्टार लगाया जाता है। अब देखो, अब इसमें होमो लुमो आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो इसमें जो भरा हुआ है एनर्जी कौन कौन सी है सर, एक तो इसमें भरा हुआ है, एक तो ये ऑर्बिटल भरा हुआ है, एक ये ऑर्बिटल भरा हुआ है। हमें पता है ऊपर से नीचे, आप यहां से नीचे से ऊपर जाओगे तो ये आपको कंफर्म है एनर्जी बढ़ती है। क्या होती है? एनर्जी बढ़ती है। ये बातें समझ में आ रही है क्या? ऊपर से नीचे से ऊपर जाओगे तो एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी बढ़ती है तो इन दोनों में से यदि आपको एनर्जी का पूछ लिया जाए किसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो आप बोलोगे सर इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। और हमें पता है होमो का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट एनर्जी वाला भरा हुआ ऑर्बिटल, हाईएस्ट एनर्जी वाला भरा हुआ ऑर्बिटल। तो ये क्या होगा? sin 2, ये हाईएस्ट एनर्जी का है और भरा हुआ ऑर्बिटल है, तो ये क्या होगा सर? ये होमो होगा। ये क्या होगा? होमो होगा। क्यों होगा? इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा है? होमो में हम हाईएस्ट एनर्जी, एच से मीनिंग होता है हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑक्यूपाइड मतलब भरा हुआ होना चाहिए, ये भरा हुआ है, इसका मतलब ये होमो है। अब हम लुमो देखेंगे। लुमो में हम क्या देखते हैं? एल का मतलब होता है लोवेस्ट एनर्जी वाला अनऑक्यूपाइड। ये तो ऑक्यूपाइड की बात करेगा, वो अनऑक्यूपाइड। यू से आपका क्या आता है? अनऑक्यूपाइड की तरफ आता है। अब इन दोनों में एनर्जी किसकी कम है? लोवेस्ट, यानी लोवेस्ट एनर्जी वाला होना चाहिए जो बच गया आपका। पहली बात तो ये। या फिर दूसरा, लोएस्ट एनर्जी वाला अनऑक्यूपाइड हो। अनऑक्यूपाइड किसको बोलेंगे? स्टार वाले हो। स्टार हो सकता नहीं हो सकता वो एक अलग इश्यू है, लेकिन आपको ये स्टार तो एंटीबॉडी को बताएगा। इनमें से आपको जो एनर्जी जिसमें जो भरा हुआ नहीं है तो ये दोनों ऑर्बिटल नहीं भरेगा। इसकी एनर्जी कम किसकी है सर? साई 3 स्टार की एनर्जी कम है। किसकी एनर्जी कम है? साई 3 स्टार की एनर्जी कम है। कम एनर्जी वाला अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल होता है उसको लुमो बोलते हैं। इसका मतलब होमो और लुमो बिल्कुल पास पास होंगे। हाँ ये बात सही है, होमो लुमो बिल्कुल पास पास होंगे। यहां ऐसा नहीं होगा ये होमो हो गया और ये लुमो हो जाएगा। बिल्कुल जो पास पास वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनको अपने होमो, नीचे वाले कम एनर्जी वाले को होमो बोलेंगे और ऊपर वाली एनर्जी को लुमो बोलेंगे। लुमो का मतलब होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड। अब आप बोलोगे सर इसकी तो एनर्जी कम होनी चाहिए। भाई साहब इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए अनऑक्यूपाइड में, ये दोनों, इन दोनों में अनऑक्यूपाइड में होनी चाहिए। आप बोलोगे सर होमो है, इससे भरा हुआ है, इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। हमने पढ़ा है कि ऊपर वाला लुमो होगा, नीचे वाला होमो होगा, नीचे वाले की एनर्जी कम होनी चाहिए। अरे भाई साहब इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ज्यादा किस में होगी सर? ज्यादा इसमें होगी जिसकी जो ऑर्बिटल भरे हुए हैं, भरे हुए इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? होमो की ज्यादा होगी। ये बात क्या समझ में आई क्या? तो होमो लुमो आपको पहचान करने आने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होमो लुमो से क्वेश्चन बनते हैं भाई। अब मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा असिस्टेंट प्रोफेसर और आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चन। क्या यहां तक का मैटर? इसके बाद अपने इसको बाइंड अप करते हैं, इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। ये समझ में आया क्या आपके? होमो लुमो आपके समझ में आया क्या कि कैसे होमो निकालते हैं, कैसे आपको लुमो निकालना है, होमो किसको बोलते हैं, लुमो किसको बोलते हैं। यदि आपका 4 कार्बन वाला सिस्टम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं, 2 कार्बन वाला सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं, 6 कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन है तो उसमें फिलिंग कैसे करते हैं। एक बार 6 वाला और एग्जाम्पल बता देता हूं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। एक एग्जाम्पल 135 डाइट्राई हेक्सेन, ये ब्यूटाडाइइन है ना, वो ट्राइइन है। हेक्सा ट्राइइन। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, फिर आपका CH डबल बॉन्ड CH2। देखो 1 फिर 2, ये 2, ये आपका 3, फिर 4, फिर 5 और 6। 1 3 5 पे क्या आपका 3 ट्रिपल बॉन्ड आने चाहिए? बिल्कुल आ रहे हैं। इसमें देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने, नंबर ऑफ कार्बन या फिर पाई बॉन्ड कितनी है भाई सर? इसमें नंबर ऑफ कार्बन आपके 6 है, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड नहीं पाई इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ कार्बन या फिर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। कितने भी? 6 पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो टोटल यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल हो या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे कितने बनेंगे? तो आप बोलोगे सर 6 बनेंगे। कितने बनेंगे? तो आप बोलोगे सर 6 बनेंगे। चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल बोल दो चाहे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल दो, कितने बनेंगे? टोटल 6 बनेंगे। लिखो भाई 6। ये देखो साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, साई 5 और साई 6। अब मेरे को ये बताओ इसका 6 का आधा कितना? 3।
3 ये आपके बीएमओ होंगे। ठीक है, यहां लिख देते हैं अपन, बीएमओ की संख्या कितनी होगी और ए बीएमओ की संख्या कितनी होगी। बीएमओ की संख्या कितनी होगी सर 3 होगी। ए बीएमओ की संख्या कितनी होगी सर 3 होगी। ठीक है, तो ये आपका 3, तो ये वाला इसमें क्या आएगा सर स्टार लगेगा, इसमें क्या लगेगा स्टार लगेगा। अब हमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन बनने हैं सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनने हैं, तो भरो भाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनती है। अब देखो ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है, जो आपका जो भरे हुए ऑर्बिटल है कौन से है सर साइन 1 साइन 2 साइन 3, 3 ऑर्बिटल भरे हुए हैं, इनमें से ज्यादा एनर्जी किसकी है सर साइन 3 की है। तो ये आपका क्या होगा सर ये अपना होमो होगा, ये क्या होगा ये सर अपना होमो होगा। ये आपका 3 खाली है साइन 4 साइन 5 साइन 6, ये 3 खाली, इनमें से कम एनर्जी किसकी है सर साइन 4 की है। तो ये आपका क्या होगा सर ये अपना लुमो होगा, ये आपका लुमो होगा। क्या आपको होमो लुमो कुछ समझ में आ गया? क्या क्या आपको होमो लुमो समझ में आया? क्या कैसे आप निकालोगे होमो, कैसे निकालोगे आप लुमो? मेरे हिसाब से इससे अच्छा, इससे इजी तरीके से आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अब अपन करेंगे क्वेश्चन। अब क्या करेंगे अपन करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन के आधार पे आपको बताऊंगा। अपन एक बुक है, इस बुक में PYQ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अपन PYQ क्वेश्चन आपको करके बताएंगे भी कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखो ठीक है, PYQ क्वेश्चन में जो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, आगे अभी इसमें थोड़ा सा अभी और चलेंगे अपन, एक दो क्वेश्चन इसमें है वो मैं आपको करवा देता हूं। कहाँ पे है? ये भाई एक क्वेश्चन आप लिखो यहाँ पे, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो, एक पेरीसाइक्लिक एक पेरीसाइक्लिक अभिक्रिया के संदर्भ में, अभिक्रिया के संबंध में असत्य कथन है, के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कथन है। एक नंबर आपका इलेक्ट्रॉन साइक्लिक तरीके से व्यवस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन साइक्लिक तरीके से व्यवस्थित होता है, साइक्लिक तरीके से व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित होता है। ठीक है, 2 नंबर अभिक्रिया कंसंट्रेट होती है, अभिक्रिया कंसंट्रेट मैकेनिज्म कंसंट्रेट होती है। ठीक है, 3 नंबर आपका अभिक्रिया स्टीरियो सिलेक्टिव होती है, अभिक्रिया स्टीरियो सिलेक्टिव होती है। 4 नंबर पे उत्प्रेरक या विलायक, उत्प्रेरक या विलायक परिवर्तन से, उत्प्रेरक या विलायक परिवर्तन से अभिक्रिया प्रभावित होती है, अभिक्रिया प्रभावित होती है। ये आपका फर्स्ट ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है। असत्य कथन है। बताओ भाई, सबसे पहले आप इसको सोल्व करो, खुद सोल्व करो, और उसके बाद में एक एक चीजों को, चारों स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ो। सारी स्टेटमेंट अपने नोटबुक में मिलेंगे, उसके बाद में आप मेरे को बता देना कि कौन से इसमें ज्यादा सही रहेगा।
देखो भाई, एक पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया के संदर्भ में असत्य कथन है। इलेक्ट्रॉन साइक्लिक तरीके से व्यवस्थित होता है, सभी को पता है। पेरिसाइक्लिक, मैंने बोला साइक्लिक इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन, कितनी बार आपको बोल दिया, तो ये बात सही है। अभिक्रिया कंसंट्रेट होती है, बिल्कुल स्टार्ट ही अपने यहाँ से किया है। अभिक्रिया कंसंट्रेट होती है। स्टीरियो सिलेक्टिव या स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखो, उत्प्रेरक या विलायक परिवर्तन से अभिक्रिया प्रभावित होती है। नहीं 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 नहीं, हमने बोला है कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरमीडिएट नहीं बनता। जब इसमें कोई इंटरमीडिएट ही नहीं बनता तो रिएक्शन सोलवेंट, पोलरिटी या फिर कैटलिस्ट पे डिपेंड ही नहीं करती। इसका मतलब ये स्टेटमेंट इसने गलत दे दिया। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, कहां पे लिखा हुआ है मैंने, ये देखो यहां से क्वेश्चन आया, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन कार्बेनॉन फ्री रेडिकल नहीं बनते, जिसके कारण इस रिएक्शन पे पोलरिटी, सोलवेंट या कैटलिस्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात इन पर रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है। यहां से डायरेक्ट लाइन पूछ ली, यहां से देखो डायरेक्ट लाइन उठा ली, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। ये आपका फर्स्ट ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है। अब तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हो रहा है, ऐसे कॉन्फिडेंस आने लग गया कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें जोश से पेरिसाइक्लिक का कोई भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। एक बार मैंने इसको अच्छे से समझा दिया, और यदि आपने ढंग से समझ लिया, कोई दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर लेना आप, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर तक के सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। नहीं हो तो आप मेरे को बोलना कि सर आपके पढ़ाई हुए मैटर से क्वेश्चन बाहर जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, फिर आप मेरे को ओल्मा दे सकते हो, उससे पहले नहीं दे सकते। ये आपका होमो लूमो कैसे डिसाइड करते हैं। अब अगली जो क्लास है उसमें नंबर ऑफ नोड पढ़ेंगे, नोड कितने प्रकार के हैं, नोड कैसे निकालते हैं, सिमेट्री पढ़ेंगे, एम सिमेट्री क्या होती है, C2 सिमेट्री क्या होती है, कौन से कंपाउंड के बीच में एम सिमेट्री पाई जाती है, कौन से कंपाउंड में C2 सिमेट्री पाई जाती है, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल एम सिमेट्री शो करते हैं, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पाई सिमेट्री या सॉरी C2 सिमेट्री शो करते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास भी अपनी YouTube पे अपलोड रहेगी। ये जो पेरिसाइक्लिक है इसकी ऑलमोस्ट सारी क्लासेज मैं कोशिश करूंगा कि आपके YouTube पे अपलोड करूं, तो आप इन सारी क्लासों को YouTube पे देख सकते हो। इससे बेहतर कंटेंट आपको मेरे हिसाब से फर्स्ट ग्रेड में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए फर्स्ट ग्रेड के यदि विद्यार्थी आप हमारी एप्लीकेशन को यदि ज्वाइन करना चाहते हो, केमिस्ट्री कोर्स को परचेज करना चाहते हो, तो इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक को डाउनलोड करो, इस लिंक पे एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। उसको डाउनलोड करने के बाद में आप वहां पे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और जूनियर केमिस्ट के नाम से लाइव बैच दिखेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद मेरे पे आप विश्वास रखना, निश्चित रहना, यदि आपने कोर्स ज्वाइन कर दिया आपको धोखा नहीं मिलेगा। आपको ऐसा मिलेगा कि ऐसा कंटेंट, बिल्कुल ऐसे पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट आपके दिमाग को चीरते हुए जाएगा, आपके दिमाग में छप जाएगा मैटर। और उसके बाद में आप साथ में, मैं ये नहीं बोल रहा मेरे पे डिपेंड रहो, आप साथ में कोई भी पीवाई की बुक ले आना, किसी भी स्टेट की ले आना और उसके क्वेश्चन करके देखना। यदि क्वेश्चन नहीं हो तब आप मेरे को बोलना कि सर आपके मैटर से बाहर जा रहा है क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा, आप अलग करवा रहे हो, क्वेश्चन कुछ अलग आ रहा है, तब आप मेरे को ये बोल सकते हो। जब तक आप पूरा सिलेबस नहीं कर लोगे, पेरिसाइक्लिक जब तक पूरी नहीं होगी, उसके बाद में आप क्वेश्चन करके देखना। यदि फिर क्वेश्चन नहीं हो तब आप मेरे को बोल सकते हो कि सर अपने नोट से बाहर जा रहे हैं, या फिर मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं, मैं कैसे पढ़ूं। तो ये आपको पढ़ने के लिए कम से कम 3-4 घंटे डेडिकेट होके मेरे जो लेक्चर है उनको देखने पड़ेंगे। उसके बाद में आप किसी भी क्वेश्चन का कर लेना, 100% आपका क्वेश्चन सही होगा। इतना दावे के साथ मैं बोल सकता हूं, यदि आपको फर्स्ट ग्रेड बनना है, पहली अटेम्प्ट में आपको यदि टॉपर बनना है, अच्छी रैंक लेके आनी है, तो 100% आपको सुभाष बाबू सर का कोर्स ज्वाइन करो। उसके बाद में तन मन धन से लग जाओ। जो मैं जैसा बोल रहा हूं आपको, जैसा शेड्यूल आपको दूंगा, जैसे आपको डीपीपी करने को बोलूंगा, जैसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को बोलूंगा, आप वो सारे क्वेश्चन वगैरह करते रहना। 100% आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन डाउनलोड करके फर्स्ट ग्रेड कोर्स को ज्वाइन करोगे। उसके बाद में अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पेरिसाइक्लिक की दूसरी क्लास। उसमें अपने जो मैटर आपका बचा हुआ है, जैसे नोड के प्रकार, C2 सिमेट्री, एम सिमेट्री, इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।